सभी को नमस्कार। प्रिय अध्येताओं, मैं डॉक्टर प्रभु सेन, हिंदी अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के विभाग अध्यक्ष आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं आपको यहाँ हिंदी एमए पढ़ने से आपको क्या लाभ है उसके प्रति आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब कोर्स जैसे एमए हिंदी भी एक ऐसा कोर्स है जैसे कि आप इतिहास पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, कन्नड़ा पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उसी तरह एमए इन हिंदी एक कोर्स है। उसे हमने लगभग 70 क्रेडिट के ऊपर एज पर द सीबीसीएस रेगुलेशंस हमने 70 क्रेडिट से ऊपर हमने डिजाइन कर लिया है। जैसे कि हमने इसे 4 सेमेस्टर्स में हमने विभाजित किया है। वो 4 सेमेस्टर में से हमने आपको हार्डकोर, सॉफ्ट कोर और ओपन इलेक्टिव और स्किल्स जैसे 4 प्रमुख अंशों के साथ आपका हमने क्रेडिट को मिलावट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बाद में कि इससे हम लाभान्वित किस तरह होंगे, सिलेबस हमने किस तरह रखा है, पाठ्यक्रम हमने किस तरह पढ़ाने की हमने कोशिश की है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको लाभ क्या प्राप्त होगा उस पर हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले प्रथम सेमेस्टर में आप देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, दैट इज कॉल्ड एमएचएन HC 1.1 हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। उसमें से पर्टिकुलरली आप आदिकाल से भक्ति काल तक पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत विस्तार पूर्वक होने के कारण आप सिर्फ आदिकाल और भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। उसे हार्डकोर में हमने रखा है। हार्डकोर मतलब इंपॉर्टेंट, ओके। जिस कोर्स में आप हार्डकोर पढ़ रहे हो उसका मतलब है जरूरी पेपर्स, कंपलसरी पेपर्स। सॉफ्ट कोर माने अगले थर्ड सेमेस्टर में मैं बताऊंगा आपको कि सॉफ्ट कोर होते हैं, दैट इज ऑप्शनल पेपर, बट हार्ड कोर इज कंपलसरी पेपर। हमने डिजाइन किया है हमारे कोर्स को प्रथम और द्वितीय चातुर्मास में, द्वितीय सेमेस्टर में आप हार्ड कोर ही पढ़ेंगे ओपन इलेक्टिव के साथ, ओके। तो सबसे पहले एमएचएन HC 1.1 हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल और भक्ति काल को हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जैसे कि इतिहास में कर्नाटक इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उसी तरह साहित्य की प्रेरणा स्रोत में, उसका स्वरूप मूल में एक इतिहास होता है, एक अनुभव होता है। इसीलिए कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसके अनुभव के मूल में साहित्य के विभिन्न प्रकारों का यहाँ पर उद्भव और विकास हुए हैं। उसमें से सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में आप आदिकाल का उद्भव और विकास देखेंगे और उसके विभिन्न नामकरणों का आपको अध्ययन आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ उस काल में संदिग्ध रचनाएं, प्रमुख कवि और प्रमुख काव्य और गद्य शैली का उद्भव था या नहीं, और इस काल में भक्ति थी या नहीं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको मिलने की संभावना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक हिंदी काव्य। आधुनिक हिंदी काव्य में आप 20वीं सदी और उसके बाद 20वीं सदी और उसके बाद जो समाजोन्मुखी कवि हैं उनको आप अध्ययन करेंगे। उनको मतलब उनका साहित्यिक कृतियों का, स्पेशली काव्यों का आप अध्ययन करेंगे। हमने ऐसा किया है कि साहित्यिक प्रेरणा के अनुसार हमने जैसे कि कामायनी को रखा है, जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी को रखा है। कामायनी को एक सीमित रूप में बांध कर रखने की कोशिश की है, क्योंकि संपूर्ण कामायनी आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए श्रद्धा, ईड़ा जैसे 2-3 सर्कों को हमने बांधने की यहाँ पर कोशिश की है। उसी तरह अग्नि जी को पढ़ेंगे, निराला जी को पढ़ेंगे, दिनकर जी को पढ़ेंगे, दिनकर और उनकी उर्वशी को पढ़ेंगे, और महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे, और काफी सारे छोटे अथवा साहित्यकारों को, उसकी रचना को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे इस सेमेस्टर में। और थर्ड वन इज एमएचएन HC 1.3 एमएचएन हिंदी हार्डकोर में तीसरा पेपर जो है वो है हिंदी भाषा का इतिहास एवं भाषा विज्ञान। तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, हिंदी सामान्य भाषा विज्ञान अथवा हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें से पहले पत्रिका में आपने साहित्य का मूल स्रोत जानने की कोशिश की, और यहां पर इस पेपर में हिंदी भाषा की मूल स्रोत, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसका विकास, विविध बोलियां अथवा डायलेक्ट्स कहते हैं आप, सभी भाषाएं, उन भाषाओं के साथ हिंदी का क्या संबंध है, और लिपि शास्त्र क्या कहता है। जैसे कि हर एक ध्वनि, हर एक शब्द,
और एक वाक्य का उच्चारण करते समय आप ध्वनि ग्राम्य का कैसे पढ़ेंगे, रूप रचना शास्त्र को कैसे पढ़ेंगे, उसका पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भाषा विज्ञान में मिलेगा। उसके साथ ही साथ प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का क्या संबंध है, हिंदी का जो मूल स्रोत है वह कहां से है, उसका अध्ययन आप इस पेपर में करने जा रहे हैं। और अगला होगा आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, दैट इज 1.4 इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें भी आधुनिक काल के 20वीं और 21वीं सदी के जो प्रमुख गद्यकार हैं, गद्य साहित्य का मतलब है यहां पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमने गद्य के सभी जानकारी देने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहानी और उपन्यास और हमने आत्मकथा, इन सब में से चूज कर आपको यहां पर हमने रखने की यहां पर कोशिश की है। उसमें से प्रमुखतया आएगा आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में हमने अग्नि जी की रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और बाकी सारे अंश हैं जो आने वाले क्लासेस में हम पढ़ाएंगे। उसका अगला पेपर होगा प्रयोजन मूलक हिंदी, दैट इज MHN HC 1.5। प्रयोजन मूलक हिंदी को आप फंक्शनल हिंदी कहते हैं। जैसे कि भारत के संविधान में हिंदी भाषा को एक राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, और स्वीकृत किए गए राजभाषा के अंतर्गत जो फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स होती है अथवा जो पत्राचार होते हैं उनको इस पत्र में पढ़ाने की कोशिश होती है। जैसे कि आप सामान्य पत्र कैसे लिखेंगे, और शासकीय पत्र, सरकारी पत्र अथवा वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, व्यापार व्यवहार में उसका प्रयोग किस तरह किया जाता है, और अंत में अन्य पत्रों के अंतर्गत नमूने और उसका विस्तार रूप से आप इस प्रयोजन मूलक हिंदी में पढ़ते जाएंगे। और अंत में आएगा आपको इस 5 पेपर को कंपलसरी पढ़ना है, उसके बाद आपको एक ओपन इलेक्टिव मिलेगा। फॉर एग्जांपल MHN OEL 1.1 व्यवहारिक हिंदी व्याकरण हमने दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको इन 5 पेपरों के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के एक ओपन इलेक्टिव को चूज करना है। फॉर एग्जांपल इतिहास का हो, अर्थशास्त्र का हो, या कोई विज्ञान का हो, हमने ओपन रखा है आपको। हमने सिर्फ हमारे सब्जेक्ट में जो ओपन इलेक्टिव है उसका अध्ययन करने के लिए आपको हमने एक टाइटल दिया है, दैट इज व्यावहारिक हिंदी व्याकरण। उसमें आप ध्वनि और शब्द और वाक्य के आधार पर व्याकरण के विविध विभागों को आप देख सकते हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन, और शब्द के हिसाब से विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और वाक्य के हिसाब से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों का यहाँ पर डिटेल उदाहरण के साथ आप इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसके बाद दूसरे सेमेस्टर में भी हमने क्रेडिट को इक्वल करने के लिए सेम एज इट इज 5 पेपर को कंपलसरी रखा है। उसमें पहला पेपर होगा 2.1 हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल और आधुनिक काल। जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट सेमेस्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ाने के कारण क्रेडिट के हिसाब से आपको इसे 2 भागों में विभक्त किया गया था। पहले में भक्तिकाल और आदिकाल को पढ़ाया गया है, और इसमें रीतिकाल और आधुनिक काल को पढ़ाएंगे। रीतिकाल की विशेषता मतलब आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि इतिहास है, उस इतिहास के साथ साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास का स्रोत रूप पे मिल रहा है। जैसे कि नामकरण आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, आदिकाल यानी हिंदी साहित्य की शुरुआती काल है, इसीलिए आदिकाल कहा जाता है। उसके बाद भक्ति साहित्य का प्रणयन हुआ, अथवा भक्ति का प्रणयन हुआ, उसे आधार मानकर यहाँ पर साहित्य रचा गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बताया। सेकेंड सेमेस्टर में उस भक्ति के आगे, भक्ति साहित्य के आगे आपको रीति साहित्य मिलेगा, जैसे कि राज महाराजाओं का जमाना, उनके अनुभव, राजाश्रित कवि, उनका विषय वस्तु काम, श्रृंगार, विषय वासना से युक्त था, इसीलिए इस काल को रीति काल कहा जाता है। रीति मतलब काव्य शास्त्रीय रीति। ओके, काव्य शास्त्रीय रीति, कविता को इसी तरह लिखना चाहिए, इसी रस की प्रधानता होनी चाहिए, इसी रस, इस कविता में इसी अलंकार का प्राधान्य होना चाहिए। इसका उल्लेख इस रीति काल में मिलता है। इस काल में अधिकतर काव्य लिखे गए हैं। उसके बाद आधुनिक काल को पढ़ेंगे, जैसे कि 1900 के बाद जो सभी साहित्यिक प्रकार आएंगे, सभी साहित्यिक प्रवृत्तियां आएंगी, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इस रीति काल में आप श्रृंगार काल पर्टिकुलरली, अब इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इस काल में प्रमुख प्रवृत्ति, प्रमुख विशेषता श्रृंगार ही रही है। इस काल के 3 प्रमुख वेद हैं, जैसे कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त
और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध वे हैं जो एज इट इज, रीति काव्य शास्त्रीय रीतियों का प्रणयन उन्होंने जैसा ही किया था वो आने वाले क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। रीति सिद्ध वे हैं जो काव्य शास्त्रीय रीतियों को अपनाया, पर जो नए आयाम है, जो आने वाली पीढ़ियों में जो नए आयाम है उनका आधारभूत मानकर कविताएं लिखे। फॉर एग्जाम्पल, रीतिबद्ध में आप केशवदास को देखेंगे एज इट इज, रीति सिद्ध में आप बिहारी दास को देखेंगे, और रीति मुक्त कवियों में से बोधा, मतिराम आदियों को देखेंगे जिन्होंने काव्य शास्त्र रीतियों के अलावा कुछ अलग कविता लिखने की कोशिश की, लेकिन श्रृंगारिकता को अपने काव्य में लाने की उन्होंने कोशिश की। इस काल में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक काल, जैसे कि आधुनिक काव्य प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों का आप इसमें देखेंगे। अगला होगा MHNSC प्राचीन 2.2 प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। यहां पर हमने आधुनिक काव्य के प्रति जानकारी तो हमने प्राप्त की, लेकिन जो प्राचीन है हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार पर हमने बनाया है। प्राचीन मतलब हिंदी साहित्य की शुरुआत में जो प्राचीन में थे, आदि में थे, उन वहां पर जो लिखे गए साहित्यकारों द्वारा रचित जो काव्य हैं उसे प्राचीन काव्य कहते हैं, उनको हमने लिया है। इस काव्य में जो लिखे जाने वाली भाषा सदुक्कड़ी भाषा हो सकती है, पाली प्राकृत अपभ्रंश से युक्त हिंदी हो सकती है। इसीलिए हमने हिंदी भाषा की मूल रूप को जानकारी देने के लिए इस पेपर का हमने जिक्र किया। प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य को हमने रखा है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पेपर है कर्नाटक संस्कृति और कन्नड़ साहित्य। ये कंपल्सरी हमने इसलिए बनाया, आप MA इन हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक की जो संस्कृति, कन्नड़ा जो साहित्य है, उसकी जानकारी के बिना आप हिंदी साहित्य में प्रवेश नहीं कर सकते, एज पर माई नॉलेज। क्योंकि हमने यहाँ पर फोर्सफुली नहीं डाले, लेकिन आपको जानकारी मिलना ही चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की देन, कर्नाटक की योगदान भारत को बहुत सारा है। इसीलिए कर्नाटक की संस्कृति और कन्नड़ा में लिखे जाने वाले साहित्य का आप हिंदी में उसका अध्ययन करेंगे, कन्नड़ा में अध्ययन नहीं करेंगे। आप हिंदी भाषा माध्यम में कर्नाटक संस्कृति और कन्नड़ा साहित्य का अध्ययन करेंगे। उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन से कवि आएंगे, कौन से साहित्यकार आएंगे, उसमें प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, उद्देश्य कौन सा है, उन सभी का जिक्र विस्तार पूर्वक आप कर्नाटक संस्कृति और कन्नड़ा साहित्य में आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद 2.4 MHNSC 2.4 भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जैसे कि मैंने वहां पर MHNSC 2.1 में बताते रीति काल के बारे में बताते हुए उसकी प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी थी। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भारतीय विद्वानों द्वारा लिखा गया काव्य लिखने की रीति को समझाया गया है। काव्य को इसी तरह लिखना चाहिए, जैसे कि दो लाइन लिखेंगे तो दोहा, उसमें पर्टिकुलर इतने ही अक्षर की जरूरत है। ये काव्य शास्त्र रीति कहते हैं अथवा रूल्स कहते हैं। ये 2 लाइन होते हैं दोहा कहते हैं, 4 लाइन होते हैं चौपाई कहते हैं, 6 लाइन है तो छप्पाई कहते हैं। लाइन के हिसाब से अक्षरों का रस, छंद, अलंकारों, मात्राओं का भी यहाँ पर पर्टिकुलर उल्लेख जो मिलता है, उसका कंप्लीट डिटेल काव्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्रियों द्वारा दिया गया, उसका अध्ययन आप करेंगे। उसके बाद पाश्चात्य काल का काव्य शास्त्रीय विद्वानों की रीति को चला गया। जैसे कि हमने रस अलंकार की बात की, लेकिन वे अपने आलोचना के माध्यम से उदात्तवाद, जैसे कि लोंजाइनस का उदात्तवाद है, अनुकरणवाद है आदि, ऐसे कि वाद के हिसाब से, इज्म के हिसाब से उनका काव्य लिखने की रीति अलग होती है। इसलिए हम भारतीय एवं पाश्चात्यों का दोनों का कंपैरिजन करके आपको भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र नामक टाइटल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके बाद आएगा MHNSC 2.5 हिंदी पत्रकारिता। इसमें आप हिंदी माध्यम में जर्नलिज्म का अध्ययन करेंगे, पत्रकारिता का अध्ययन करेंगे। मतलब खासकर भारत में पत्रकारिता की वस्तुगत स्थितिगति स्वरूप क्या था, उसमें हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्यिक और पत्रकारिता में क्या अंतर संबंध रहा है, उसी के साथ साथ कर्नाटका की पत्रिकाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। उसका स्वरूप, उसका विवरण, संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर इसी शीर्षक में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा MHN OER 2.1 हमने हिंदी सिनेमा को रखा है, ताकि चाहे नॉन स्पीकर्स हो सकते हैं या स्पीकर्स हो सकते हैं,
उनको सब्जेक्ट को सुरुचि बनाने के लिए हमने हिंदी सिनेमा को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है ओपन इलेक्टिव के थ्रू। ओपन इलेक्टिव जैसे दोहरा रहा हूं आपको, ओपन इलेक्टिव वही करेंगे, वही ऑप्ट करेंगे जो हिंदी स्टूडेंट्स नहीं है। हिंदी स्टूडेंट्स ओपन इलेक्टिव हिंदी सिनेमा नहीं ले सकते, दूसरों को लेना है। इसमें हिंदी साहित्य का उद्भव विकास में जैसे पॉइंट्स मिलेंगे, उसी तरह हिंदी सिनेमा का भी उद्भव विकास, कौन कौन कवि आए, कौन कौन रचनाकार आए, कौन कौन निर्देशक आए, और फिल्म की आलोचना जो भाग है उन सभी का हर एक 3-4 हमने सिनेमाओं का हमने आलोचना का भी यहां पर सोचा है, उसके बारे में भी यहां पर आपको जानकारी प्राप्त होगी। तीसरे सेमेस्टर में हमने 2 पेपर कंपलसरी MHNHC 3.1 3.2 बनाए, उसके बाद सॉफ्ट कोर को हमने रखा है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। MHNHC हमने गलती से नहीं लिखा, लेकिन क्रेडिट के हिसाब से हमने मैच करने की कोशिश की है। MHNHC 3.1 3.2 होने के बाद MHNSC दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कोर, ओके, सॉफ्ट कोर रखने की कोशिश की है हमने। 3.1 3.2 3.3 3.4 आउट ऑफ 4 यू हैव टू चूज ओनली 3, आउट ऑफ 4 यू हैव टू चूज ओनली 3, चारों में से 3 पढ़ेंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप, ये कंपलसरी पेपर है थर्ड सेमेस्टर में, MHNSEC 3.1 संप्रेषण कला एवं भाषा कौशल, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हार्डकोर पेपर है 3.1 भारतीय साहित्य, ये थोड़ा आपको अधिक जानकारी प्राप्त करने वाला विषय है। फॉर एग्जांपल, आप कंप्लेंट रहा है सबको कि आप MA हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन MA हिंदी पढ़ाते हमने सेकंड सेमेस्टर में आपको कर्नाटक संस्कृति कन्नड़ साहित्य की जानकारी दी, लेकिन भारत के सभी प्रदेशों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें कुछ खास मुद्दों को लेकर, कुछ साहित्य का भाव को लेकर, चाहे वो उपन्यास हो, काव्य हो, जैसे कि कर्नाटका के कुवेंपु हैं और शिवराम कारंत जी हैं और युवाल अनंतमूर्ति हैं, ऐसे कुछ मूल रचनाकारों को लेकर हमने संस्कार को रखा है। इनका युवाल अनंतमूर्ति जी का यहाँ पर संस्कार को रखा है, वो भी यहाँ पर आपको हिंदी माध्यम में आपको पढ़ने की एक मौका मिलेगा। और गुजराती कविताएं, तमिल की कविताएं, तमिल का एक कहानी रखा है, और हिंदी के उपन्यास जो अनुदित हैं उनका भी आपको अध्ययन करने के लिए यहाँ पर एक अवसर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय सभी भाषाओं में जो प्राप्त साहित्य है उसका अध्ययन आप इस भारतीय साहित्य में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद MHNSC 3.2 विशेष साहित्यकार प्रेमचंद को आप पढ़ेंगे। MHNSC 3.2 में आप हमने इसीलिए प्रेमचंद को रखा, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं हिंदी में। उपन्यास सम्राट को एक पेपर के रूप में रखना हमें थोड़ा अचरज लगा, लेकिन उनको पढ़ना ही कंपलसरी, इसलिए हमने प्रेमचंद को रखा। उनकी साहित्यिक कोटि को अगर लेंगे, गोदान हो, गबन हो, सेवासन हो, प्रेम सदन हो आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें उन्होंने साहित्य को न केवल बताने की कोशिश की, साहित्य को समाज को चेतावनी देने की उन्होंने कोशिश की। उसके तहत हम प्रेमचंद को मुख्य रूप से पर्टिकुलर राइटर के रूप में यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद MHNSC सॉफ्ट कोर में यहाँ पर जहां तक MHNHC मेंशन किया गया है, वहां पर आप 4 क्रेडिट में उसका अध्ययन करेंगे, मतलब 16 यूनिट, 1 क्रेडिट इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, उसके हिसाब से आप 16 यूनिट पढ़ेंगे MHNHC में। MHNSC में आएंगे, सॉफ्ट कोर में आएंगे तो आपको 3 क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा, और 3 क्रेडिट में आप 12 यूनिट का अध्ययन करेंगे। 12 यूनिट में सबसे पहले आप MHNSC 3.1 में विशेष कवि सूरदास को पढ़ेंगे। सूरदास पर्टिकुलर राइटर के नाम से आप पढ़ेंगे, उस शीर्षक से आप पढ़ेंगे। सूरदास की रचना कौन सी है और रचना काल कौन सा है, उनकी काव्य की विशेषता कौन सी है, और पर्टिकुलर उनकी प्रमुख रचना को रखेंगे। जैसे कि सूरदास का भ्रमर गीत को हमने रखा है, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत को हमने रखा है, उसका संपूर्ण डिटेलिंग आप इस पेपर में पढ़ेंगे। उसके बाद MHNSC 3.2 होगा विशेष कवि कबीरदास। जैसे कि सूरदास को पढ़े हैं, उसी तरह भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण कवि के रूप में यहाँ पर कबीरदास आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। कबीरदास एक महान मानवतावादी हैं, अंधविश्वासों के कट्टर हैं, आदर में अक्कड़, बातों में पक्कड़ हैं। ऐसे कवि और उनके विचारों को पढ़ना मैं खुशनसीब समझता हूं, इसीलिए इस पेपर को आप भी बहुत मजे से पढ़ेंगे। और उसके बाद MHNSC 3.3 विशेष कवि तुलसीदास का अध्ययन करेंगे।
जहां पर हमने निर्गुण कवि का अध्ययन किया, उसी तरह सगुण राम भक्ति कवि का भी हमने यहाँ पर पढ़ाने की आपको कोशिश की है। यहाँ पर तुलसीदास, महान कवि तुलसीदास को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उसमें पर्टिकुलरली रामचरितमानस के एक कांड, सुंदर कांड, वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वो सुंदर कांड के कथासार सहित संपूर्ण रामचरितमानस का आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे विशेष कवि तुलसीदास में। उसके बाद आएगा MHNSC होगा, जो वहां पर गलत लिखा है, MHNSC 3.4 हिंदी नाटक तथा रंगमंच। हिंदी नाटक तथा रंगमंच ये भी सॉफ्ट कोर पेपर है। सॉफ्ट कोर पेपर में जैसे कि जो मॉडर्न थिएटर का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर लाने की कोशिश की है हिंदी नाटक तथा रंगमंच में, क्योंकि आजकल का जो डिमांडेड सब्जेक्ट है साहित्य का जो अंतर संबंध है नाटक तथा रंगमंच, मतलब प्रदर्शनीयता जो है, नाटक का मंचन जो होता है, उसके आधार पर हमने ये पेपर रखा है। इसमें हमने पर्टिकुलर नाटक और उसके प्रदर्शनीयता में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, उनका योगदान क्या है, उसका डिटेल आप इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके बाद MHNSEC मतलब सॉफ्ट स्किल एनहांसमेंट कोर्स कहते हैं। सॉफ्ट स्किल एनहांसमेंट कोर्स, दिस इज कंपलसरी फॉर 3rd and 4th सेमेस्टर। उसमें से संप्रेषण कला एवं भाषा कौशल पार्ट 1 आप पढ़ेंगे। संप्रेषण कला मतलब कम्युनिकेशन स्किल, ओके, संप्रेषण कला कम्युनिकेशन स्किल। उसके साथ ही साथ आप लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल का भी आपको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हम करने की, आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसका जिक्र 3rd सेमेस्टर में आपको मिलेगा। बाद में 4th सेमेस्टर जो लास्ट सेमेस्टर है, उसमें से एज इट इज MHNSC 2 पेपर है, उसके बाद 4 पेपर सॉफ्ट कोर है, उसके बाद एक सॉफ्ट स्किल एनहांसमेंट कोर्स होगा। आपको जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं उसको हमने यहाँ पर 4th सेमेस्टर में रखा है, अनुवाद सिद्धांत एवं प्रयोग। ना केवल हमने सिद्धांत और विशेषताएं, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद की समस्याएं, ना केवल उनको रखा है, उनको प्रैक्टिकली तौर पर, प्रायोगिकी तौर पर हमने अनुवाद सिद्धांत एवं प्रयोग को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्योंकि ये पेपर रखने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि ट्रांसलेशन फील्ड, अनुवाद का फील्ड आजकल बहुत महत्व रखता है, प्रतीकांतर का बहुत महत्व रखता है, उसके लिए हमने पेपर रखा, वो डिटेल आप पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हिंदी आलोचना, ये एनालिसिस नहीं है, दिस इज क्रिटिसिज्म समझिए। ये एनालिसिस आप मत कहिए, आलोचना मतलब एनालिसिस कहते हैं, दिस इज नॉट एनालिसिस। भारतीय एवं पाश्चात्य के जो आलोचक हैं, उनकी आलोचना साहित्य के प्रति किस तरह रहा है, पर्टिकुलर एक काव्य को लेंगे या आपको साहित्य को लेंगे, तो आपको किस तरह उसे समझना है, आपको किस तरह लिखना है, किस तरह सोचना है, उसका यहां पर आपको हिंदी आलोचना में सविस्तार पूर्वक आपको जानकारी प्राप्त होगी। उसे आप हिंदी आलोचना में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नए ट्रेंड है हमने सॉफ्ट कोर में रखा है, उसे स्त्रीवादी साहित्य, फेमिनिस्टिक लिटरेचर कहते हैं उसे, स्त्रीवादी साहित्य। उसमें से अलग अलग स्त्रीवादी रचनाकारों को हमने चुनकर, वो भी प्रमुख स्त्रीवादी रचनाकारों को और उनकी प्रमुख रचना को यहां पर लाने की कोशिश की है। यहां पर हमने काव्य को भी चुना है, उपन्यास को चुना है, कहानियों को चुना है, आत्मकथा को भी चुनने की हमने कोशिश की है। यहां पर मिलेगा फॉर एग्जाम्पल स्त्रीवादी साहित्य में छिन्नमस्ता रखा है, छिन्नमस्ता हमने रखा है, ये प्रमुख रचनाकार ने लिखा है, उसका अध्ययन आप यहाँ पर स्त्रीवादी साहित्य में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्राइबल लिटरेचर अथवा आदिवासी साहित्य कहते हैं। आदिवासी साहित्य में आदिवासियों पर अथवा आदिवासियों के प्रति जो जानकारी है, उसके बारे में यहाँ पर लेखकों ने जिन साहित्य की रचना की है, उसे आदिवासी साहित्य कहते हैं। जैसे कि विस्थापन की समस्या हो, चाहे उनकी समस्या क्रांतिकारी विचारधारा हो, उस तरह की विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए हमने आदिवासी साहित्य को रखा है। इस आदिवासी साहित्य में रणेंद्र, रमणिका गुप्ता जैसे कि बहुत सारे रचनाकारों को आपके सामने प्रस्तुत करने की हमने कोशिश की है। ये कुल 12 यूनिट में आप पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद आएगा दलित साहित्य। दलित साहित्य में हमने सोचा है कि दलित और गैर दलित दोनों का लिखा हुआ साहित्य, उन सभी को मिलावट करके दलित साहित्य के अंतर्गत काव्य के रूप में, नाटक के रूप में, आत्मकथा के रूप में रखने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगेगा ये टॉपिक दलित साहित्य में, आप उसे पढ़ेंगे तो जानकारी विस्तारों पूर्वक, जिसे ब्रॉड माइंडेड कहते हैं, ब्रॉड माइंडेड अगर आप पढ़ेंगे तो इस जो हमने जो सॉफ्ट कोर रखा है स्त्रीवादी, आदिवासी और दलित साहित्य, इसका खूब आप मजा लेने वाले हैं। उसके बाद समकालीन हिंदी कविता, कंटेम्पररी हिंदी पोएट्री कहिए, समकालीन हिंदी पोएट्री। समकालीन हिंदी पोएट्री हमने इसलिए लिखा,
हमको एक्चुअली समकालीन हिंदी साहित्य रखना था, लेकिन ये विषय बहुत बड़ा शीर्षक होने के कारण हमने हिंदी समकालीन हिंदी कविता में हमने बांध के रखने की कोशिश की, क्योंकि समकालीन हिंदी कविता और समकालीन हिंदी रचनाकार जो कवि हैं उनको हमने चूज किया, उनके जो चुनिंदे जो कविताएं हैं उनको हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उसकी पूरी जानकारी आपको समकालीन हिंदी कविता में प्राप्त होगा। उसके बाद द लास्ट पेपर 4th सेमेस्टर का MHN SEC 4.1 संप्रेषण कला एवं भाषा कौशल पार्ट 2 भाग 2। फर्स्ट पार्ट में आप भाषा कौशल का अध्ययन करेंगे, सेकंड पार्ट में कंप्लीटली आप संप्रेषण कला, उसकी विशेषताएं, उसकी समस्याएं, उदाहरणार्थ आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, उसका अध्ययन आप यहां पर करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि MA हिंदी कोर्स को लेने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयबिलिटीज हैं, उसको अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले MA हिंदी को हमने किस लिए लिया और उसमें आप क्या पढ़ेंगे, किस उद्देश्य से पढ़ेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैंने बताने की कोशिश की है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।